भारतीय इतिहास। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदबांडों के साथ। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य कुललेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछत्र, अतरंजी, खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदबांड भी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो आंसर हो जाएगा लौह का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रमुख शासन उत्तरदायी थे? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। इसने राजगृह का निर्माण कर इसे अपने राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रदोत अवंती की शासक की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। मगध के साम्राज्य उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी थे। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो आंसर बी मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पिस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसे मित्रता कर लिया। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो आंसर हो जाएगा पोरस। यहूदियों को धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो आंसर मूसा संहिता। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता ट्रॉच है। इनका पूजा स्थल सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों को और वेद अश्वेता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। सबसे पहले आया है इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। दिए गए मगध के राजवंशों का कालक्रमानुसार क्रम इस प्रकार होगा कि हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक, शिशुनाग वंश 412 से 345 ईस्वी, नंद वंश 345 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, मौर्य वंश 322 से 184 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। महाभाष्य लिखे थे तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखे थे। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो सी आंसर चरक, सुशस्त्र और बाणभट्ट। चरक, सुशस्त्र और बाणभट्ट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों को चिकित्सा आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयोग होती थी। मौर्य काल। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी में
यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युग के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिसदाई के क्षेत्रों को दिया था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक की कुमारात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए और यही इसमें काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के अधिपत्य पर आधारित था। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो बी, कलिंग युद्ध। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव प्रियदर्शी था? तो आंसर है मौर्य राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उसे देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। मास्की, गुर्जरा, निठुर तथा उद्गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम प्रिय के नाम से कौन सा विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा अशोक। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो डी, रॉक एडिक्ट 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा का दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। किस शिलालेख राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो शिला राजदेश 13। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यदेश। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किए थे। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी थे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आंसर बी हो जाएगा कौटिल्य। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीतिक शास्त्र के इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो बी, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी एवं मानसोरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख अनामेयिक लिपि में, सरेकुना अभिलेख आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो डी, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर
महोदय द्वारा खोजा गया। अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार DR भंडारकर महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो C अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासक से ग्रहण की थी। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो A जिला प्रशासक। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानीय जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज के नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमियाई कहा है। उसके अनुसार जिला के अधिकारी एग्रोनोमियाई था। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो B शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो आंसर है ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाज गढ़ी एवं मंसोरा की लिपि ब्राह्मी लिपि में न होकर खरोष्टी में। तक्षशिला में आर्मेयिक लिपि लिखा गया है। एक भग्न अभिलेख शेरकोना अभिलेख नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी व सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान्य नामक स्थान में आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो A पाटलिपुत्र। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो A अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के कुल 15 अधिकरण भाग 180 प्रकरण एवं 6000 श्लोक है। यह ग्रंथ अन्य पुरुषों की शैली में लिखा गया। इसकी रचना कौटिल्य ने की। मौर्योत्तर काल मिलिंद पान्हो क्या है? तो मिलिंद पान्हो बौद्ध पाठ है। मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। चरक किसके चिकित्सक थे? राज चिकित्सक थे। तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा का प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो C गंधार कला। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कुल कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गंधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहा जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो A कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यप्रोहण की तिथि 78 ईस्वी में भारत में शक संवत की सूचक है। कनिष्क इस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो B 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क के राज्यरोहण की सर्वाधिक मान्य तिथि 78 ईस्वी है। इसी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। शक संवत किसने और कब शुरू किए? तो डी हो जाएगा, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत का संस्थापक कनिष्क थे, जिसके द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो डी कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया।
जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान तथा महायान। साहित्य और लेखक कवि राजमार्ग अमोघवर्ष ने लिखे। आदि पुरुष जिनसेन गणित सार अस्मगृह महावीराचार्य अमोघ वृथि सकटायन ने लिखे। विक्रम संवत 58 BC, वास्तव में यह 57 है, 57 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD, गुप्त संवत 320 AD, यह 319। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के मूर्तिकला गंधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गंधार था, अतः इसे गंधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई। प्राचीन काल में निम्नलिखित में कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो सी खारवेल। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध खारवेल के चेदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थंकर की मृत्यु को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नाहियों का निर्माण करवाया तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा महाराज, मेघवाहन, कालिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। राज्य खारवेल की चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो बी कलिंग। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, तो डी जैन धर्म को। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसके झुकाव जैन धर्म के प्रति था। इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलुमावी के नासिक गुहालेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके बाणों ने 3 समुद्रों, इससे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर का जल पिया था। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तो ये तक्षशिला। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग की पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। नगरीय अत्यंत प्राचीन काल में गंधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 28 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था। जन्मेजय का नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विश्रुत विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। इसके अतिरिक्त कौशल्य, नरेश, परसेनजीत, बौद्ध विद्वान
सुबंधु आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य भी थे। निम्नलिखित में कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो डी पाणिनि। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणचार्य पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में कला 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में प्रस्तुत विषय के अनुसार कम अथवा अधिक सूत्र संख्या है। पाणिनि को संस्कृत का प्रथम व्याकरणचार्य माना जाता है। गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो बी हिंद यूनानी। भारतीय और यूनानी आकृति को समृद्ध शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षण शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, ग्रीन बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। अतः स्पष्ट ग्रीक रोमन एवं आर्ट को गांधार स्कूल की 2 कृतियों के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो सी गांधार। निम्नलिखित में कौन सा कनिष्क के राजवैद्य थे? तो सी हो जाएगा चरक। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार में से संबंधित नहीं थे। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बी हो जाएगा सिमोक। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया जाता है, जिसने कन्नब वंश का राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया। किसका सही मेल नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा महाकालेश्वर का मंदिर। किसका सही मेल नहीं है? तो आंसर महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य उज्जैन नगर में स्थित है। श्री सिंगेरी मठ चिकनमंगलूर जिला कर्नाटक में है। आदि शंकराचार्य से संबंधित है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देववर्मन प्रथम चौड़गंग ने बनवाया था। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। वर्तमान में इसमें 30 मंदिर ही शेष है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो डी हो जाएगा अष्टाध्यायी। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी इनकी प्रसिद्ध कृति है।